हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद सालवी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज है बारी हमारी सेल्फ एनालिसिस की। दैट मीन्स आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन आंसर्स। दैट मीन्स जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे नीट में, और हम बोलें कि हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के, तो आज होगी उन्हीं पर चर्चा। और आपको पता लगेगा कि आपको अब बायोमोलिक्यूल कितने अच्छे से आ गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ हमें और थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, हमारे और एफर्ट डालने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता लगाना है इन चारों ऑप्शन में से कि बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है। तो याद करो, हमने अमीनो एसिड की बात करी थी, कितने टाइप के होते हैं। बेसिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, और न्यूट्रल होता है, एरोमेटिक होता है, हाँ या ना, सल्फर कंटेनिंग होता है, और बताओ भाई, नॉन कोडेड होता है, राइट। और कोई छूट जाए तो देख लीजिएगा। तो इतने सारे टाइप के अमीनो एसिड हमने पढ़े थे। यहाँ पर हमने बेसिक कब बोला था, ये पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। ये हमारा कायरल कार्बन, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, COH, यहाँ पर आ जाएगा NH2, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर हमारा होगा R ग्रुप। इज दैट क्लियर? अब सुनो, जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये और ये चीज इक्वल है, राइट, ये और ये चीज इक्वल है, तो वो कैसा होगा, वो अमीनो एसिड होगा न्यूट्रल। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से। बेसिक, राइट, बेसिक कब होगा, जब NH2 एक से ज्यादा होगा। जब NH2 जो है एक से, या अमाइन ग्रुप जो है एक से ज्यादा होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, एसिड, बेसिक हो जाएगा। एसिडिक कब होगा बच्चों, जब COH जो है एक से ज्यादा हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा एसिडिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक में क्या होगा, जब R ग्रुप में इस तरह की हमारे पास एक रिंग आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। सल्फर वाले में क्या करेंगे कि यहाँ पर मैम हमारे पास आ जाएगा सल्फर ग्रुप, राइट। इसके अलावा नॉन कोडेड, जो कि प्रोटीन को कोड करने में हेल्प नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो और तरीके से यूटिलाइज होते हैं। नॉन कोडेड प्रोटीन अमीनो एसिड हमने पढ़े थे, राइट। तो आ जाओ, अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। डायरेक्ट आंसर भी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्शनल देखो। चीज़ों को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें जाना किस तरीके से है। आपको इतना समय नहीं आपको देना है एक एक क्वेश्चन को, बस यहाँ पर समझना है कि कैसे हमारे दिमाग में जो है चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। टायरोसिन की हम बात करें बच्चों, तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं, तो आ जाओ फटाफट से टायरोसिन बनाते हैं, ठीक है। टायरोसिन में ये चीज़ कॉमन रहेगी, ये चीज़ कॉमन रहेगी, ये चीज कॉमन रहेगी। R ग्रुप चेंज होगा, R ग्रुप चेंज कर ले, आ जाओ यहाँ पर CH2, एक यहाँ पे टायर लगा दो और OH लगा दो, ये हो गया टायरोसिन। टायर, ठीक है, टायर लगाते हैं हम, टायर खेलते हैं, ठीक है, टायर गाड़ियों में लगता है, व्हील जो लगता है टायर, राइट। यहाँ पर एक टायर जैसा लगा दो, क्या बन जाएगा, टायरोसिन। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो ये कौन सा है, एरोमेटिक है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ग्लूटामिक एसिड, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एसिड आ जाए तो समझ लो वो एसिडिक अमीनो एसिड है। फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आ जाओ, फिर भी हम इसका स्ट्रक्चर देखें, किसका, ग्लूटामिक एसिड का। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये चीज जो है कॉमन रहेगी, हाँ या ना। लेकिन यहां पर हम बोलेंगे CH2 COOH, ठीक है, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। COH एक से ज्यादा हो गया, दैट मीन्स ये एसिडिक हो गया। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? आ जाओ
यानी कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। लाइसीन के स्ट्रक्चर की बात करें, आ जाओ लाइसीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लाइसीन कॉमन चीजें बना लें फटाफट से, ये चीजें लगा लें फटाफट से। अब देखो बेसिक पूछा है तो हमें क्या ध्यान देना है, CH2 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 एंड NH3, ये हो गया हमारा एक से ज्यादा। दैट मीन्स लाइसीन क्या है, बेसिक है। और वैसे भी जब मैंने अमीनो एसिड पढ़ाया था तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे किसके, जो बेसिक है, एसिडिक है, एरोमेटिक है, सबके। तो लाइसीन करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में, लाइसीन इज अ करेक्ट आंसर। वेलिन का भी एक बार मैं स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो, ठीक है। यदि वेलिन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो COH NH2 H CH CH CH3 और CH3, राइट। ये किसका स्ट्रक्चर है, वेलिन का है। वेलिन किस में आता है बच्चों, वो आता है हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर, ग्लाइसिन वेलिन, याद आ गया, ठीक है, क्लियर दैट। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन क्लियर। लाइसीन क्या है, लाइसीन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में पाया गया था बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में, हाँ या ना, कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड पेप्टाइड बॉन्ड हमें मिला था हमारे प्यारे प्रोटीन में, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पर पूछा है कि इन सब्सटेंसेस में हमें बताओ कि किस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और किस में पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। काइटिन, काइटिन क्या है, काइटिन हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये लिपिड है। तो लिपिड में तो हमारे पास कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, ग्लिसरॉल हमने किस में पढ़ा था, लिपिड में पढ़ा था, लेकिन ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हमने किस में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है, लिपिड है, ठीक है, क्या है, लिपिड है, कॉन्जुगेटेड लिपिड है। इनुलिन, इनुलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट है और इंसुलिन हमारा प्रोटीन है। दैट मीन्स जो इनुलिन है उसमें मिलेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इंसुलिन में मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। एनी डाउट, आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए कि किसके कौन से एग्जाम्पल है, जिसके एग्जाम्पल होंगे उसमें वो ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। क्लियर सेकंड बी। चलें थर्ड पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो मोस्टली एनिमल या हम बोले एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है, तो वो है सीधा सीधा कोलाजन। हमने ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। और यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन, लैक्टिन, इंसुलिन, तो ये हमारे अलग अलग टाइप के क्या हैं, प्रोटीन हैं, ठीक है, राइट। तो कोलाजन क्या है, एनिमल वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अबंडेंट पाए जाने वाला हमारा प्रोटीन है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, राइट, ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। दैट मीन्स वो इंसुलिन को, ध्यान करो हमने पढ़ा था ग्लूट कौन सा वाला, जो हम कह रहे थे कि चलो सेल के अंदर चलो, पैनक्रियाज से जब वो निकल गया था तो पैनक्रियाज में क्या बना था, हमने एक रास्ता बनाया था कि भाई तुम इंसुलिन यहाँ से आ सकती हो। कौन सा ग्लूट था वो, तो उसका आंसर है ग्लूट
4। GLUT4 क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट है। यदि हम बात करें GLUT1 की तो ये ब्रेन में ले जाता है। यदि हम बात करें GLUT2 की तो ये कहाँ जाएगा? किडनी में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइनल में। और यदि हम बात करें GLUT3 की तो ये कहाँ लेकर जाता है? ये लेकर जाता है हमारा लिम्फोसाइट्स में। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? GLUT4 कौन सा है? जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। GLUT1 ब्रेन में ले जाता है। GLUT2 किडनी, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में लेकर जाता है। GLUT3 जो है लिम्फोसाइट्स के अंदर लेकर जाता है। किसको? ग्लूकोज को। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है कॉनकैनावैलिन ए जो है वो क्या है? याद करो जब हमने मेटाबोलाइट्स पढ़े थे तो मेटाबोलाइट्स में हमने एक ऐसे टेबल बनाई थी, याद है? उसका सेकंड या थर्ड आपके पास ऑप्शन आया था कि कॉनकैनावैलिन ए क्या है? ये एक लेक्टिन है। ठीक है, क्या है? ये एक लेक्टिन है। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको? बेसिकली एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पे हम यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? क्रॉस लिंकिंग कार्बोहाइड्रेट होता है ये। डन? चलो रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। याद करो हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने 3 स्ट्रक्चर की बात करी थी, अल्फा हेलिसिस, बीटा प्लीटेड शीट एंड थर्ड वन इज ट्राइपेप्टाइड। याद आ रहा है? तो उसमें रामाचंद्रन ने दिया था। तो किसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए? डेफिनेटली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो आंसर आ जाएगा सीधा बी। रामाचंद्रन प्लॉट हम किसके लिए बनाते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, द 2 फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर। शुगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, शुगर में क्या होता है? COH, ठीक है, और CH, हाँ या ना? ऐसा होता है अपना। तो क्या हो गया जब हम बात करें कार्बोनिल की? ठीक है, शुगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो वहां पर हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है? तो आंसर आएगा कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। याद करो हमने शुगर में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया था, अपने आप दिमाग में कहानी आएगी कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल हमें शुगर में कैसे मिला था। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। याद करो हमने क्या किया था? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया था, लिविंग टिश्यू के अंदर फिल्ट्रेशन टेक्निक करी थी, फिल्ट्रेट आया था, रिटर्नटेट आया था। कौन से हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल थे और कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल थे? तो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ये क्या है? पॉलीमेरिक है। पॉलीसैकेराइड, नाम से ही लग रहा है कि शुगर से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी क्या है? पॉलीमेरिक है। लिपिड क्या पॉलीमेरिक था? नहीं था। इसका जो वेट, मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था? 18 से 800 डाल्टन के बीच में था, राइट? तो दैट मीन्स लिपिड ने वेसाइकल बना ली थी, इसलिए वो कहाँ गया था? रिटर्न टेट में। लेकिन ये कैसा है? ये पॉलीमेरिक नहीं है। न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो आंसर इज सी। हमारा आंसर जो होगा वो होगा लिपिड, पॉलीमेरिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जब मैंने आपको फैट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लिसरॉल के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हमने ट्राइग्लिसराइड बनाया था। 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। क्या एक ग्लिसरॉल और एक ही फैटी एसिड था? हाँ, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड था, ये बोल रहा है। 3 ग्लिसरॉल, क्या 3 ग्लिसरॉल और
क्या बोल रहा है 3 फैटी एसिड था, क्या ये सही है? 3 ग्लिसरॉल और क्या 1 फैटी एसिड था, या फिर 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड था? याद करो हमने जब ट्राइग्लिसराइड बनाया था तो क्या था, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। दैट मीन्स डी इज अ करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में? चलिए, Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the 3-dimensional folding of most protein? कैसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल बना रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड जो है यहाँ पर नहीं होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या एस्टर बॉन्ड प्रोटीन के अंदर आया था? एस्टर बॉन्ड हम लिपिड्स में पढ़ते हैं, क्या प्रोटीन में हमने एस्टर बॉन्ड पढ़ा था? नहीं। तो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, जो कि इन्वॉल्व नहीं होगा, लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है? यूरेसिल इज पायरिमिडीन। याद करो जब हमने पायरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में बात करी थी तो क्या बोला था मैंने कि एजी सुनिएगा, प्योर रहेगा वरना कट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यूरेसिल किस में आ रहा है, पायरिमिडीन में। कब आएगा ये, आरएनए के केस में। तो यूरेसिल क्या हुआ, इज अ पायरिमिडीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने रॉन्ग चुनना है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ग्लाइसिन क्या उसमें सल्फर था, आर ग्रुप वहां पर क्या था, सिंपली एच ही था, तो हमने क्या बोला था, सिंपल अमीनो एसिड था सबसे, है ना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड था। और साथ ही साथ क्या था, ये इनएक्टिव था। कब, ऑप्टिकली। क्यों, क्योंकि इसका आर ग्रुप एच था, कायरल कार्बन था नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। याद कीजिए जब हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था तो हमने डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड पढ़ा था। डाइसैकेराइड में हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, और ट्राइसैकेराइड में हमने रेफिनोज लिया था। याद आ गया? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेल्यूलोज इज ए पॉलीसैकेराइड। यस, सेल्यूलोज हमने पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर इज बी। बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। याद आ गया? चले आगे। द काइटिनस exoskeleton of arthropod is formed by polymerization of। काइटिन किससे मिलकर के बना हुआ है? तो काइटिन की हमने जब रिपीटिंग यूनिट देखी थी तो आप याद करो, हमने बोला था नाम, एन एसिटिल ग्लूकोसा अमीन। तो एन एसिटिल ग्लूकोसा अमीन, लिपोग्लाइकेन्स, केराटिन सल्फेट एंड क्रोडोटीन सल्फेट एंड डी ग्लूकोसा अमीन। तो आंसर इज ए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। एनी डाउट हियर? नो। चले आगे। Which of the following biomolecule does have a phosphodiester bond? phosphodiester bond हमें कहाँ मिलता है? ठीक है, क्या वो हमें अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड मिलता है? राइट। न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड मिलता है, फैटी एसिड इन अ डाइग्लिसराइड मिलता है, या मोनोसैकेराइड्स इन अ पॉलीसैकेराइड मिलता है? तो बच्चों यहाँ पूछा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फेट के बीच में हमारे पास डाइएस्टर बॉन्ड आ रहा था। तो याद करो जब हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया था, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, न्यूक्लियोटाइड, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ रहा था। तो आंसर इज बी, राइट। न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड में हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड आर। जो डबल हेलिक्स डीएनए है उसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं? क्या कॉइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस, कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, कॉइल्ड डिफरेंटली, कॉइल्ड ओवर प्रोटीन शीट। क्या क्या बोल रहा है? पहली लाइन में बोल रहा है क्या ये कॉमन एक्सिस पर कॉइल्ड होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन। कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, क्या सिर्फ ये एक दूसरे के, क्या ये सिर्फ एक दूसरे के
कॉइल्ड होते हैं या ये कॉइल्ड डिफरेंटली होते हैं? एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, क्या ये डिफरेंटली कॉइल्ड होते हैं? या कॉइल्ड ओवर प्रोटीन शीट, या कोई एक प्रोटीन शीट है उसके बाहर ये इस तरीके से कॉइल होता है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्या ऐसा हमें जो सी ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा बी ऑप्शन है, ये हमारा डी ऑप्शन है और ये हमारा ए ऑप्शन है? तो याद करो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। जो हमारा डबल हेलिक्स डीएनए है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार वो कैसा है? एक कॉमन एक्सिस पे कॉइल्ड होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हमने फाइंड किया था, बेनेडिक्ट टेस्ट किया था, फेलिंग रिएजेंट की सहायता से किया था, याद आ रहा है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या था, क्यों हम फाइंड आउट कर रहे थे? तो हमने कहा था ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप आर फ्री। उनके फंक्शनल ग्रुप फ्री रहते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप मैडम? एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। तो माल्टोज की बात करें तो माल्टोज हमारा क्या था? रिड्यूसिंग शुगर था, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर के बन रहा था। सुक्रोज की बात करें तो ये ग्लूकोज राइट प्लस ये फ्रक्टोज से मिलकर के बन रहा था, बीटा 1 और हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बन रहा था। इसका एल्डिहाइड ग्रुप और इसका कौन सा था? कीटोन ग्रुप। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या थे? फ्री थे ही नहीं। तो सुक्रोज हमारा क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डन। लैक्टोज हमारा क्या था? रिड्यूसिंग शुगर था। क्लियर हो गई बात? तो बी इज अ करेक्ट आंसर। चले आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली आरएनए इज अ। आरएनए में यूरिडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्या वो एक न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में, क्या वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, प्यूरिन या पैरामिडीन? देखो जब यदि हम यूरेसिल बोलते ना बच्चों, यूरेसिल होता यहाँ पर तो हम बोल देते पैरामिडीन राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा और प्यूरिन तो वैसे भी नहीं है। अब हमें चूज करना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, देखो यूरिडीन है, ठीक है, हमने बात करी है ऑलरेडी इस पे। ठीक है, यूरिडीन है तो ये किससे मिलकर के बनेगा? ये बनेगा यूरेसिल से। ठीक है, और यूरेसिल के साथ में क्या आ जाएगा? राइबोज शुगर। तो ये बन जाएगा यूरिडीन। तो यूरिडीन में आप बोल रहे हो कि मैम नाइट्रोजनस बेसिस है और हमारी शुगर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्यों? साइड है, दैट मीन्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तब ये न्यूक्लियोटाइड होगा। तो यूरिडीन हियर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। डन। चले नेक्स्ट पे। सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ। सेल्यूलोज किसका मेजर कंपोनेंट है एज अ सेल वॉल? ठीक है, क्या वो स्यूडोमोनास का है, क्या वो सैक्रोमाइसिस का है, फाइथियम का है या ज़ैंथोमोनास का है? तो आंसर आएगा फाइथियम। फाइथियम क्यों? फाइथियम क्या है बच्चों? एक जीनस है किसका? ओमाइसिटीज का। ठीक है, फाइथम क्या है? एक ओमाइसिटीज का जीनस है और ये ट्रू फंजाई नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है काइटिन की जगह किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। तो राइट आंसर इज सी, करेक्ट। चलें आगे। About 98% of mass of every living organism is composed of just 6 elements including carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and। हमसे पूछा गया है कि 98% जो मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 6 से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 कौन सा है? 6 एलिमेंट में वो 2 एलिमेंट और कौन से हैं इनके अलावा? क्या वो सल्फर और मैग्नीशियम है? क्या वो मैग्नीशियम एंड सोडियम है? क्या वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने पूरी एक इंडेक्स बनाई थी, तो राइट आंसर होगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। डन। चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड?
सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी है, अभी कुछ देर पहले ही हमने इसके बारे में बात करी है। देखो एलानिन न्यूट्रल है, एस्पार्जिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन। ग्लाइसिन का जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमने बोला था COOH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी H। सबसे सिंपल R ग्रुप होने के कारण ग्लाइसिन को हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। क्यों? क्योंकि ये मोनोमेरिक यूनिट है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्पोसाइट मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो हमने बोला था न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर के बना हुआ है? मैम न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ है? मैम नाइट्रोजनस बेस से, हमारी शुगर से और साथ ही साथ हमारे फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये वाली चीज कहाँ है? ये एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, ईच न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है। तो क्या आंसर आएगा? बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर OH, बेस शुगर फॉस्फेट N या शुगर फॉस्फेट। तो हमसे ईच न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बेस शुगर फॉस्फेट। डन। चलिए, द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट क्या है? मेजर रोल बताना है किसका? माइनर एलिमेंट का इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज। माइनर एलिमेंट का मेजर रोल बताना है हमारी बॉडी के अंदर। तो कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, क्या वो कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं? ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, क्या वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमीनो एसिड हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन, क्या हार्मोन के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करते हैं? बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, क्या वो बाइंडर हैं सेल स्ट्रक्चर के? तो याद करो बच्चों, जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो हमने माइनर एलिमेंट्स की बात करी थी, ठीक है, जैसे मेटल आयंस की बात करी थी। तो हम क्या बोलेंगे? ये कोफैक्टर ऑफ एंजाइम में पार्टिसिपेट करते हैं, मेजर रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट, लिपिड्स आर insoluble in water because lipid molecules are। लिपिड क्या है? क्या वाटर सॉल्युबल नहीं है? जब वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे, लिपोफिलिक बोलेंगे, लेकिन हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। तो आंसर इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक तो नहीं होगा, ठीक है। तो लिपिड क्या है हमारे? हाइड्रोफोबिक हैं। नेक्स्ट, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। हमें बताना है कि यदि कोई ऑयल खराब हो जाए, स्पॉइलेज ऑफ सॉइल हो जाए, तो हम क्या करेंगे? डिटेक्टेड बाय विच फैटी एसिड। किस फैटी एसिड से हम उसको डिटेक्ट करेंगे? क्या वो ऑयलिक एसिड है, क्या वो लिनोलेनिक एसिड है, क्या वो लिनोलेइक एसिड है, या यूरेकिक एसिड है? तो बच्चों एरियुकिक जो एसिड होता है ये क्या बताता है? ये बताता है स्पॉइलेज ऑफ ऑयल को। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है ओमेगा 9 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, राइट। ये फटाफट से जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जल्दी से इसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड करने की वजह से फॉल ऑर्डर आता है, बहुत गंदा सा बदबू आती है। वो क्या बताता है कि हाँ भाई, ये आपका जो ऑयल है ये स्पॉइलेज हो चुका है, ये खराब हो चुका है। तो वो कौन सी कंडीशन पे आता है? एरियुकिक एसिड पे। तो आंसर इज डी, राइट। चलिए, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में हमने बात करी थी, जिसमें से 10 अमीनो एसिड जो थे हमारे एसेंशियल थे और बाकी जो हमारे थे वो थे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या वो फेनिल एनालिन है, क्या वो ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, या सेरीन है? तो फेनिल एलानिन जो है वो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है और ये 3 हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं, राइट। चलिए, Which of the following have carbohydrate as प्रोस्थेटिक ग्रुप? हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। क्या है इसमें? क्या वो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है? देखो बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन होगा तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिपोप्रोटीन होगा तो लिपिड प्रेजेंट होगा, क्रोमोप्रोटीन होगा तो कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा,
ग्लाइकोप्रोटीन होगा तो कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, तो आंसर इज ए, ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ एटीपी इज, एटीपी क्या है? एटीपी है हमारा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन। देखो विटामिन तो है नहीं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है नहीं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो है वो है हमारा एटीपी। क्यों है मैम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो साइड में तो कभी भी हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं आता ना। देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडिनोसिन के साथ यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं। अब 3 फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ने का मतलब ही क्या है कि वो न्यूक्लियोटाइड है ना, साइड में तो फॉस्फेट ग्रुप होता ही नहीं है, तो आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, काइटिन किससे बना हुआ है? ठीक है, काइटिन किससे बना हुआ है? सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड से, सिंपल पॉलीसैकेराइड से, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड से या फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड से। तो काइटिन की यदि मैं मोनोमर यूनिट की बात करूं तो वो है एन एसिटिल ग्लूकासोअमीन। एन यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो आंसर इज सी, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है कौन? हमारा काइटिन। नेक्स्ट, अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फॉस्फोग्लिसराइड किससे मिलकर के बना हुआ होता है? क्या सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच्ड, राइट। हमने क्या बोला कि फैटी एसिड कैसा हो सकता है? सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, और वो किसके साथ एस्टर बॉन्ड बनाएगा? ग्लिसरॉल के साथ में, और साथ ही साथ उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या ये एक फॉस्फोग्लिसराइड है? पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट, अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू फॉस्फेट, क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड होंगे फॉस्फेट ग्रुप के साथ एंड विच इज ऑल्सो अटैच्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल? एक स्टेटमेंट ये है, only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached। क्या केवल सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीफाइड करेगा और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और वाइस वर्सा ओनली एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू अ विच अ फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो अटैच। याद करो लेसिथीन का स्ट्रक्चर। लेसिथीन में हमने क्या बोला था? फैटी एसिड था प्लस ग्लिसरॉल था और साथ में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है, ये था, हाँ या ना? फॉस्फोग्लिसराइड था। तो यहाँ पर फैटी एसिड किसके साथ एस्ट्रीफाइड हो रहे हैं? ग्लिसरॉल के साथ में, और क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो दैट मीन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है कि फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, एस्टर बॉन्ड बनाएगा ग्लिसरॉल के साथ में और उसके साथ में कौन अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। इज दैट क्लियर? डन। चले नेक्स्ट पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि क्या दोनों ही गलत हैं, क्या दोनों ही सही है, क्या एक गलत है एक सही है, या एक सही है एक गलत है, राइट। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था वी हैव होलो एंजाइम, राइट। होलो एंजाइम किससे मिलकर के बना हुआ है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर्स, हाँ या ना? कोफैक्टर हमारे पास 3 तरीके के थे, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड मेटल आयन, हाँ या ना? प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम क्या थे हमारे पास? ऑर्गेनिक थे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और मेटल आयन हमारे पास इनऑर्गेनिक था, राइट। प्रोस्थेटिक में हमने बोला था ये टाइटली बाउंड होता है और ये लूजली बाउंड होता है, ये बात करी थी हमने, याद आ रही है चीजें। अब एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है हमारा? प्रोटीनीशियस पार्ट है ना, प्रोटीन है, जबकि कोफैक्टर हमारे
नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। ये चीज हमने करी थी। अब आ जाओ स्टेटमेंट ढंग से पढ़ेंगे। कोएंजाइम और मेटल आयन, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कोएंजाइम और मेटल आयन टाइटली बाउंड होते हैं और एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप? क्या एंजाइम प्रोटीन को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं? दैट मीन्स ये पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत है, कहीं से भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा पढ़ो। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, ढंग से पढ़िएगा लाइन। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। देखो, जब हम होलो एंजाइम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक्टिव तभी होगा जब इसके साथ आकर के कोफैक्टर जुड़ेंगे, राइट? ये एक्टिव तब होगा जब इसके साथ कोफैक्टर जुड़ेंगे, ये ग्रुप ही इसको एक्टिव बनाते हैं। तो यहां पर तो पहले क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब तक आप उसके साथ कोई कोफैक्टर नहीं जोड़ोगे तब तक वो एक्टिव हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो A इज फॉल्स बट B इज ट्रू, गलत। बोथ A एंड B आर ट्रू, नहीं। A इज ट्रू बट B इज फॉल्स, गलत। बोथ A एंड B आर फॉल्स, तो आंसर इज D। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इज दैट। कोएंजाइम से प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफरेंट क्यों है? दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप को मेटल आयन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है टाइटली बाउंड होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो अनस्टेबल हो, जो थोड़े समय के लिए हो और अनस्टेबल हो, बहुत टाइटली बाउंड नहीं हो। तो ये चीज गलत है। They can serve cofactor in a number of enzyme catalyzed reaction। क्या बहुत सारे उसके साथ जुड़ सकते हैं? नहीं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है किसके लिए? और ये डिफर बनाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप को अदर कोएंजाइम से। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम? हमें एंजाइम के रेफरेंस में एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, अभी जस्ट देखा है। कोएंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इक्वल्स टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। देखो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो हम बोलेंगे होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। करेक्ट है, ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ अ नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, यहां पर हमें बताना है नॉन प्रोटीनिशियस। हमने कहा था एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट अपवाद है हमारे पास, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। तो आंसर इज राइबोजाइम। डन। चले आगे। दीज असेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर। असेंशियल केमिकल कॉम्पोनेंट मैनी कोएंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों कोएंजाइम में हमने बात करी थी विटामिन की, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये, ठीक है। विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बने हुए होते हैं, जैसे कि नियासिन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। तो आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग अ एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट से कौन बाइंड होगा? एंजाइम होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या होगा? फिर ये प्रोटीन क्या प्रोडक्ट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर ये क्या होंगे बच्चों? ये एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कहीं पर भी तुम्हें स्टेबल दिख रहा है क्या? ये स्टेबल होता तो ये अलग अलग के साथ कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता? तो क्या आएगा? क्या ये ट्रांजिएंट और अनस्टेबल है? ट्रांजिएंट यानी मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, राइट, अनस्टेबल हो। परमानेंट एंड स्टेबल, परमानेंट होता तो क्या ये चीजें पॉसिबल आती? क्या कॉम्प्लेक्स अलग अलग बन पाते? ट्रांजिएंट बट स्टेबल, ट्रांजिएंट है थोड़े समय के लिए लेकिन स्टेबल है, वो भी पॉसिबल नहीं है।
परमानेंट बट अनस्टेबल, परमानेंट होकर के कोई अनस्टेबल कैसे हो सकता है? तो आंसर इज ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, थोड़े समय के लिए है और अनस्टेबल है। डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज रॉन्ग, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है एंजाइम के लिए रॉन्ग है। एंजाइम्स आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। यदि लो टेम्परेचर देंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स ऑल्सो, क्या आपके एनसीईआरटी में एक बार भी ऐसा पढ़ा है तुमने कि प्रोटीन के तो होते ही है लेकिन लिपिड के हो? ना, आरएनए के हो सकते हैं, लिपिड के नहीं हो सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट एंजाइम के लिए रॉन्ग है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, यस एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, उसका एक ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होना चाहिए, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड ऑल्सो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बायोमोलिक्यूल के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखे, ठीक है, हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आई होप कि आपको अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया होगा कि कहाँ आपको जोर देना है, कहाँ हमें ठीक से पढ़ना है, कहाँ हम वीक रह गए। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जब तक थैंक यू।